Assalamu alaikum and welcome to the very first video lesson of grade 7 English. I am your English teacher from Honest Kindergarten and Secondary School, and today we are going to learn some topics from your book, and the topics are right in front of you. These are the topics that we are going to learn today. First is Poem 1, Adventures of Isabel. Chapter 1, Light in the Night. Poem 2, No. Chapter 2, Black Beauty. Poem 3, Moonwind. Chapter 3, The Story of an Invitation. Let's move on to the first poem, that is Adventures of Isabel. Open your books, page number 2, that is Adventures of Isabel. In this lecture, you will learn how to use the idioms and adverbs in sentences, what is the theme of the poem, and how does the poet describe the poem. Let's move on to the summary, that what this poem is all about. Ogden Nash, the poet, who was an American poet well known for his light verse. The Adventure of Isabel is a poem that reflects the courage of a little girl no matter what hurdles came her way. इस पोइम में पोइट ने ये डिस्क्राइब किया है एक छोटी सी बच्ची जिसका नाम इज़ाबेल है, जो बहुत ज़्यादा ब्रेव शो कर आई है, बहुत ज़्यादा ब्रेव है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, जिसके आगे कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, कोई भी डिफ़िकल्टी आ जाए, वो बहुत अच्छे से उसको फेस करती है. जैसे आप लोग के सामने ये पिक्चर्स हैं, सम पिक्चर्स दैट आर गिवन इन फ्रंट ऑफ यू. फर्स्ट इज़ बियर, सबसे पहले बियर है. अब वो क्या होता है, इज़ाबेल ऐसी वॉक करती हुई किसी एक जंगल में या कहीं पे होती है जहाँ पे उसको एक बियर नज़र आता है. अब बियर देखने में तो बहुत ज़्यादा स्केरी आप लोगों को लग रहा है, बियर उतना ही स्केरी इज़ाबेल को भी लगा, लेकिन इज़ाबेल उस बियर को देख के बिल्कुल नहीं घबराई, बिल्कुल उससे डरी नहीं. वो जो बच्ची थी, छोटी सी बच्ची थी, मतलब कोई भी बच्चा देखे इस तरह की कोई चीज़ तो नॉर्मली दे जस्ट स्टार्टेड क्राइंग, रोने लग जाते हैं, चीखने लग जाते हैं, क्योंकि वो देख के एकदम से डर जाते हैं. लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ. उस बच्ची ने, उस इज़ाबेल जो थी, उसने बहुत ब्रेवली उसको फेस किया, उस बियर के पास गई और उस बियर के सामने ऐसे प्रिटेंड किया कि वो बिल्कुल नहीं डर रही. इंस्टेड व्हाट शी डिड, उसने उस बियर को खा लिया. उसने उस बियर को खा लिया, जबकि बियर उसको डरा रहा था कि वो तुम्हें खा जाएगा, मैं तुम्हें खा लूँगा, आई एम गोइंग टू ईट यू. लेकिन वो बिल्कुल नहीं रही, बिल्कुल डरी नहीं. शी रिमेन काम एंड इंस्टेड शी एट द बियर. उसके बाद क्या हुआ, नेक्स्ट इमेज में उसको एक विच मिली. नेक्स्ट शी मीट्स अ विच. एक बहुत ज़्यादा डार्कनेस में, बहुत अंधेरे में उसको विच मिली. विच मीन्स चुड़ैल, चुड़ैल उसको मिली. एंड द फेस ऑफ द विच वॉज वेरी स्केरी. शी हैज़ स्केरी गम्स एंड टीथ. उसके बहुत ज़्यादा, मतलब उसके दांत इतने बड़े बड़े थे, बहुत ज़्यादा स्केरी. पिक्चर में भी आप लोग को बहुत ज़्यादा स्केरी लग रही है कैसे वो इज़ाबेल के पीछे भाग रही है. और यहाँ तक कि इज़ाबेल को उसने ये भी बोला कि वो उसको इतना, मतलब वो करेगी कि उसको एक जानवर में कर देगी, एक एनिमल उसको बना देगी. स्टिल देन इज़ाबेल वॉज नीदर फ्राइटेंड नॉर डिड शी स्क्रीम. वो बिल्कुल नहीं डरी, ना वो बिल्कुल घबराई. उसने उस चुड़ैल को क्या किया, उस चुड़ैल को एक तरह का दूध समझ के, मिल्क समझ के उसको अपने अंदर ही ले गई इज़ाबेल. नेक्स्ट अब उसको कौन मिला, नेक्स्ट शी मीट्स अ जाइंट हु वॉज हॉरेबल. वो बहुत ज़्यादा खौफनाक था. उसके सिर्फ यहाँ तक कि उसके फॉरहेड के मिडल में सिर्फ एक आई थी, एक आँख थी. स्टिल शी फियर्ड नॉट एंड इवन व्हेन शी वॉज सेड दैट शी विल बी हिज डिनर. यहाँ तक कि जब उस जाइंट ने उसको बोला इज़ाबेल को कि आज तुम मेरा डिनर होगी, उसने बिल्कुल आराम से ये सब चीज़ें सुनी. वो बिल्कुल नहीं डरी, ना वो घबराई, उसने कुछ नहीं किया. शी जस्ट नॉर्मली कट द जाइंट्स हेड ऑफ एंड मूव्स फर्दर. उसने उस जाइंट का जो सर था वो काट दिया और आगे चली गई. और फिर एट लास्ट एक वो डॉक्टर से मिली. फाइनली शी मीट्स अ डॉक्टर, जो देखने में बहुत ज़्यादा घबराया हुआ लग रहा था. हु सीम टू बी ट्रबल्ड, बहुत ज़्यादा घबरा रहा था. ही ट्राइड ऑल हिज ट्रीटमेंट्स एंड लेटर इवन ऑफर्ड हर सम पिल्स. उसने इज़ाबेल को कुछ मेडिसिन्स भी ऑफ़र की कि तुम ये ले लो. हाउएवर इन स्पाइट ऑफ सीइंग ऑल द मेडिकेशंस, उसने सब कुछ देखने के बाद भी इज़ाबेल डिड नॉट गेट स्केयर्ड और स्क्रीम. वो बिल्कुल नहीं डरी, ना ही वो चीखी चिल्लाई, और बिल्कुल आराम से वो खड़ी रही. और उसने डॉक्टर को अपने एटीट्यूड से बहुत अच्छे से ट्रीट किया. इतनी काम रही वो, इतने सुकून में वो खड़ी रही कि उसने बहुत अच्छे से उसको ट्रीट किया. ये थी सारी पोएम. दिस इज़ ऑल द पोएम दैट पोएट इज़ ट्राइंग टू डिस्क्राइबिंग. और एंड पे ये पोएम क्या हमें शो कराती है, दिस पोएम शोज़
how the attitude of a person could enable anyone to come out of any situation that the person is put in. कोई भी इंसान किसी भी मुश्किल में हो, कोई भी परेशानी हो, कोई भी डिफ़िकल्टी हो, वो अपने एटीट्यूड से वो सब चीज़ें फेस कर लेता है. इवन इफ़ ही मे हैव टू ट्रैवल थ्रू द टफेस्ट टाइम, अगर उसका एटीट्यूड ऐसा है ना तो कुछ भी कम ओवर कर लेगा. ही विल डू इट, ही वुड डू एनी थिंग इफ़ हिज एटीट्यूड इज़ वेरी calm and normal. No matter what circumstances he may face and however he may be feared, वो कुछ भी फेस कर सकता है. Well, this was a great poem described in the form of a child's innocence. ये थी सारी poem. Next, move on to the chapter 1, that is Light in the Night. Chapter name is Light in the Night. In this lecture you will learn new vocabulary words. You will find many vocabulary words, many different words, even there are so many difficult words as well. You will learn the theme of the story, the roles of the character, that how many roles are playing in this story, and you'll able to use the adjectives in the sentences of your own. आप लोग अपने own पे sentences भी बना सकते हो और ये सारी चीज़ें जो हैं आप लोग easily learn कर सकते हो. आते हैं समरी पे. दिस इज़ द समरी ऑफ द चैप्टर लाइट इन द नाइट. व्हाट दिस स्टोरी इज़ ऑल अबाउट. लाइट इन द नाइट, ये जो स्टोरी है इज़ द हिस्ट्री ऑफ स्ट्रीट लाइट्स. ये एक हिस्ट्री बताई हुई है स्ट्रीट लाइट्स की. स्ट्रीट लाइट्स कहते हैं जो रोड्स पे लाइट लगी हुई होती हैं. लाइट्स जो लंबी लंबी लगी हुई होती हैं ना, उन्हें स्ट्रीट लाइट्स कहते हैं. स्ट्रीट मीन्स गली, और लाइट्स जो लंबी लंबी लगी हुई होती हैं. ये एक हिस्ट्री बताई हुई है स्ट्रीट लाइट्स की बाय द ऑथर क्लेयर हॉर्सबर्ग. ये ऑथर है क्लेयर हॉर्सबर्ग इस स्टोरी का, जिसने बताई है हिस्ट्री सारी स्ट्रीट लाइट्स की. अब स्ट्रीट लाइट्स किस जगह की बताई हुई है. हिस्ट्री तो बता दी है, लेकिन ये किस जगह का बताया हुआ है. ये बताया हुआ है लंदन का. लंदन अब सुनने में आता है बहुत ज़्यादा एक ऐसी जगह है जहाँ पे लोग जाना चाहते हैं, जहाँ पे हर कोई बहुत इट्स अ वेरी फैसिनेटिंग प्लेस कि हर कोई जाना चाहता है, हर कोई फैसिनेट होता है, हर कोई अट्रैक्ट होता है उस जगह से. लेकिन एक हिस्ट्री बताई हुई है स्ट्रीट लाइट्स की कि लंदन एक टाइम पे ऐसी जगह थी जहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स नहीं होती थी, जहाँ पे बहुत ज़्यादा अंधेरा होता था. it was used to be the darkest place. बहुत एक डार्क जगह होती थी जहाँ पे अंधेरा ही बहुत होता था. लेकिन वहाँ पे ये होता था कि इतनी मेहनत के बाद वहाँ पे ये सब कुछ अब जो वहाँ पर है वो इतनी मेहनत के बाद अब है. वो हिस्ट्री बताई हुई है कि वहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स कैसे आई. सबसे पहले जो वहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स आई वो थे लैम्प्स. लैम्प्स कौन से? गैस लैम्प्स. स्ट्रीट लाइट्स की ही तरह गैस लैम्प्स होते थे जिनको बर्न करना पड़ता था प्रॉपरली. बर्न करने के लिए भी पूरी एक लैडर लगा के जाना पड़ता था और डेली रात को उनको ऑन करना पड़ता था. और फिर सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग दे हैव टू स्विच ऑफ देम. उनको वापस वो कैंडल को बंद करके दोबारा से वो लैडर उठा के फिर आना पड़ता था. डेली बेसिस पे मॉर्निंग में उन्हें बंद करना पड़ता था और डेली रात को उन्हें जाके चलाना पड़ता था कि लोगों को वहाँ पे रोशनी मिले. यहाँ तक कि वहाँ पे इस तरह के केसेस होने लग गए थे कि लोग बहुत ज़्यादा चोरियाँ होने लग गई थी, बहुत मसले होने लग गए थे कि वहाँ पे कुछ भी यू कुड ईज़िली गेट लॉस्ट. if people wanted to go out at night, they would have to carry a burning torch or lamp, or if they were rich enough they pay someone else to carry it. वो जो कैटल्स होती हैं, गैस लैम्प्स वाली कैटल्स होती हैं जो नॉर्मली लोग यूज़ करते हैं, लोग वो लेके रात को चला करते थे. और वो बताया हुआ कि अगर वो लोग बहुत ज़्यादा भी अगर रिच होते थे, बहुत अमीर भी होते थे, वो लोगों कुछ लोग हायर कर लेते थे. एक बंदा हायर कर लेते थे जिसको ये दे जस्ट पे देम, और वो उनके पीछे पीछे वो लाइट लेके चला जाता था. और कुछ केसेस ऐसे भी होते थे वो लाइट पीछे लेके चले तो जाते थे, लेकिन वो ये कि उन लोगों को रॉब कर लेते थे, चोरी कर लेते थे, उन लोग के बैग्स लेके चले जाते थे और ना उनको लाइट मिलती थी और ना उनके पास कुछ रहता था. इस तरह के केसेस भी होने लग गए. फिर बाय द पैसेज ऑफ टाइम आहिस्ता आहिस्ता करके वहाँ पे जब ज़्यादा लोग होने लग गए, फिर लोग हायर करने लग गए, लोग इस चीज़ को एज अ जॉब लेने लग गए. फिर 4 से 5 लोग भी हायर किए जाते थे जो डेली रात को मिल के एज अ टीम वर्क किया जाता था, जो डेली गैस लैम्प्स ऑन कर देते थे. क्योंकि अगर वो ऑन नहीं होते थे लोग बाहर नहीं निकल सकते थे. लोगों को अगर अपने आप को सोशलाइज़ करना होता था तो उनको सुबह के टाइम वो लोग निकला करते थे कि शाम से पहले वो अपने घर चले जाते थे. जैसे ही अंधेरा होने वाला होता था उससे पहले वो अपने घर मूव हो जाते थे. फिर आहिस्ता आहिस्ता जब ये लाइट गैस लैम्प्स बढ़ने लग गए, फिर ऐसे ही करते करते फिर इलेक्ट्रिक लैम्प्स आ गए.
फिर इलेक्ट्रिक लैम्प्स आ गए, फिर इलेक्ट्रिसिटी वो तो नॉर्मली आज भी यूज़ होते हैं, वो फिर इलेक्ट्रिक लैम्प्स आ गए। फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे ही वो करते गए, फिर 1 से 2, 2 से 3, फिर वो बढ़ते चले गए, और फिर जाके कहीं लंदन में ये लाइटनिंग का मसला थोड़ा कम हुआ। आज भी लंदन में देखा जाए तो अप्रॉक्सीमेटली 1500 गैस लैम्प्स आज भी हैं। गैस लैम्प्स उस ज़माने में बहुत मुश्किल एक काम होता था, जो कि हिस्ट्री है लंदन की, कि वहाँ पे गैस लैम्प्स किस तरह चलाए जाते थे। उनको प्रॉपर बर्न करना पड़ता था, और बहुत मसले होते थे। उनकी स्ट्रिंग्स देखनी पड़ती थी, जो लैम्प्स के अंदर वो छोटी छोटी कैंडल के अंदर जो छोटी छोटी स्ट्रिंग्स नहीं होती, वो करनी पड़ती थी। उनकी डेली वैक्स चेंज करनी पड़ती थी, उनके अंदर वैक्स डालनी पड़ती थी, फिर ऑयल डालना पड़ता था कि किसी तरीके से ये लाइट जो है वो बंद ना हो पाए। इतनी मेहनत के बाद लोगों को लाइट प्रोवाइड होती थी। तो लंदन में आज भी वहाँ पर 1500 गैस लैम्प्स हैं, और 5 लोग आज भी वहाँ पर इन लैम्प्स को जलाने के लिए होते हैं। गैस लैम्प्स आज भी वहाँ पे 1500 हैं, और आज भी 5 लोग वहाँ पे एम्प्लॉयर्स की तरह काम करते हैं, जो डेली उनको लाइट अप किया करते हैं। ये थी इस स्टोरी की समरी, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन अबाउट द स्टोरी। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट slide, that is words to know. Well, these are some difficult words that you have to learn. First is socialize. Socialize means try to meet new people. बाहर निकल के नए लोगों से मिलने को socialize बोलते हैं। Next is authorities. Authority means power of having something. If you have power, you can do anything. Realized means एहसास करना, किसी चीज़ का एहसास करना, केयर करना। Enforced, to make sure that something is done. Make sure करते रहना कि काम हो चुका है। Amazed, हैरान होना, सरप्राइज होना। Maintenance means देखभाल करना, किसी चीज़ को लुक आफ्टर करते रहना, देखभाल करना कि ये काम सही है या नहीं। Roamed, इधर उधर फिरना, roaming करना, इधर से उधर जाते रहना। Amazed, हैरान होना, किसी चीज़ को देख के बहुत ज़्यादा आप अमेज्ड होते हो ना, हैरान होते हो। ड्रिप्ट मीन्स ड्रॉप बाय ड्रॉप, कुछ फॉल करना, कुछ गिरना। कम्युनिकेट करना, लोगों से बातचीत करना, मिलना। स्ट्रेंथ, पावर, किसी चीज़ की आपके अंदर कुव्वत हो, स्ट्रेंथ हो। इल्यूमिनेशन मीन्स लाइट, रोशनी। ट्रिमिंग मीन्स काटना, छोटा छोटा बारीक ट्रिम करना, काटना। विक्स मीन्स स्ट्रिंग, जो कैंडल लाइट के ऊपर छोटी सी स्ट्रिंग होती है ना धागे की तरह, उसको कहते हैं विक्स। एजिलिटी मीन्स एबिलिटी टू मूव क्विकली एंड ईजीली, जल्दी मूव करते रहना। सो दीज आर ऑल द डिफ़िकल्ट वर्ड्स अलॉन्ग विद देयर मीनिंग्स। आपको सारे मीनिंग्स मैंने बताए हैं, ये सारे आपको याद करने हैं। वर्ड टू वर्ड आपको स्पेलिंग सारे सबके आपको खुद से याद करने हैं। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज़ कॉम्प्रीहेंशन. Comprehension, these are some questions from your chapter. First is, who were link boys? अब इस स्टोरी में बताया हुआ लिंक बॉयज़ कौन थे। लिंक बॉयज़ वो थे जो लोग हायर किए जाते थे, जिनको पैसे दिए जाते थे, और वो लोग बर्निंग टॉर्च और लैंप जो था वो होल्ड करते थे, पकड़ के चलते थे। वो इसलिए कि लोग जो वहाँ पर सोशलाइज करने के लिए निकले होते थे बाहर घूमने के लिए, उनको रोशनी मिल जाए। नेक्स्ट इज, व्हाट डिड द वर्क ऑफ लैम्प लाइटर इन्वॉल्व? लैम्प लाइटर का क्या काम होता था? डेली रात को जो गैस लैम्प्स होते थे उनको लाइट अप करना, डेली जाना, सुबह को लाइट ऑफ करना, रात को गैस लैम्प्स की लाइट ऑन करना, डेली उनका ये काम होता था। रफली हाउ मेनी गैस लैम्प्स आर देयर इन लंदन टुडे? ये अभी मैंने आपको बताया कितने गैस लैम्प्स वहाँ पर लंदन में आज भी पड़े हुए हैं। देयर आर अप्रॉक्सीमेटली 1500 गैस लैम्प्स देयर, ठीक है। 1500 गैस लैम्प्स जो हैं वो आज भी वहीं पर हैं। हाउ मेनी पीपल आर एम्प्लॉयड टू लाइट दीज लैम्प्स टुडे? कितने लोग एम्प्लॉय किए हुए हैं? 5 लोग आज भी एम्प्लॉय। 5 पीपल आर एम्प्लॉयड टू लाइट दीज लैम्प्स टुडे, अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा। लास्ट इज, व्हाट डिड द जर्मन टूरिस्ट इन लंदन से वाज द इफेक्ट ऑफ द स्ट्रीट लैम्प्स? जर्मन टूरिस्ट जो वहाँ पर था उसका क्या इफ़ेक्ट था स्ट्रीट लैम्प्स के ऊपर? उसने क्या देख के बोला कि वो बहुत ज़्यादा लंदन जो है वो चीयरफुल और बहुत सेलिब्रेटरी, एक फेस्टिवल की तरह एक जगह, जैसे ही वो गैस लैम्प्स लाइट अप होते हैं तो रात के टाइम वो जगह बहुत ज़्यादा चीयरफुल हो जाती है, बहुत रोशनी मिल जाती है, तो वैसे लगता है कोई
यहाँ पर फेस्टिवल चल रहा है कोई, मतलब बहुत ज़्यादा, क्योंकि लोग बहुत सरप्राइज़ होते थे रात के टाइम लाइट देख के, क्योंकि अंधेरा बहुत ज़्यादा रात के टाइम होता था। एक जर्मन टूरिस्ट था, वो टूर के लिए लंदन आया था, तो उसने जब रात के टाइम ये लाइट्स देखी तो उसका आगे से ये कहना था कि लंदन एक बहुत ज़्यादा रात के टाइम एक चीयरफुल जगह लगती है, बहुत ज़्यादा एक फेस्टिव फील आती है ये रात के टाइम। सो दीज आर दी आंसर्स ऑफ दीज क्वेश्चंस। अभी आप लोग को याद करने हैं सारे, और जो चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा है उससे सबको रिलेट करना है। नेक्स्ट इज़ वर्किंग विद वर्ड्स। थिंक ऑफ सूटेबल एडजेक्टिव्स टू यूज़ विद दीज नाउन्स। यू मे चूज़ वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट और यूज़ योर ऑन। ये कुछ नाउन्स आप लोग को दिए हुए हैं जिनमें आप लोगों को एडजेक्टिव्स लगाने हैं। ये आप लोग टेक्स्ट से भी, मतलब बुक से भी देख सकते हो, और आप लोग खुद से भी यूज़ कर सकते हो। तो लेट्स सी इनमें क्या है। फर्स्ट इज़ डैश लैम्प। अब कौन सा एडजेक्टिव इसके साथ लगेगा जो नाउन को कंप्लीट करते? डैश लैम्प। नाउन के साथ हमने एक एडजेक्टिव लगाना है। आप लोग कोई भी मतलब एडजेक्टिव यूज़ कर सकते हैं। यू कुड यूज़ इलेक्ट्रिक लैम्प और ब्राइट लैम्प, बहुत ज़्यादा एडजेक्टिव्स हैं, आप लोग कोई भी यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड इज़ डैश लैडर। इट कुड बी लॉन्ग लैडर, कलरफुल लैडर, ठीक है। डैश स्ट्रीट्स, डर्टी स्ट्रीट्स, डेंजरस स्ट्रीट्स। डैश वर्क, हार्ड वर्क, पेड वर्क, फुल टाइम वर्क, there are so many. Dash city, beautiful city, large city, overcrowded city, cheerful city. Dash light, dim light, bright light, or you could say sharp light. Okay, so these are some adjectives that you may put over here. आप लोग कोई भी एडजेक्टिव्स टेक्स्ट से भी यूज़ कर सकते हो, अपने से भी ऑन कर सकते हो। ये मैंने कुछ अपने भी बता दिए हैं जो आप लोग यूज़ कर सकते हो, बाकी आप लोग अपनी चॉइस के भी यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट इज़ लर्निंग अबाउट लैंग्वेज। Make 3 columns and sort the words out into groups. Name the 3 columns nouns, adverbs and adjectives. अब ये 3 कॉलम्स आप लोगों को बनाने हैं। फर्स्ट इज़ नाउन, सेकंड इज़ एडवर्ब एंड थर्ड इज़ एडजेक्टिव। दीज आर द वर्ड्स दैट यू हैव टू पुट एवरी वर्ड इन देयर कॉलम्स, ठीक है। अब इन वर्ड्स को आपने पहले देखना है कि कौन सा वर्ड क्या है और आपने उस कॉलम में पुट करना है। फर्स्ट इज़ अर्ली। अर्ली आपको देख के क्या लग रहा है कि किस कॉलम में आएगा? मेरे ख्याल से इट कुड बी एडवर्ब, इट इज़ एडवर्ब, तो आप लोग अर्ली को एडवर्ब वाले कॉलम में डाल दोगे। थर्ड इज़ सिली। सिली क्या लग रहा है? मुझे एडजेक्टिव लग रहा है, तो आप लोग इसको एडजेक्टिव वाले कॉलम में पुट कर सकते हो। थर्ड इज़ पर्ली। पर्ली आई गेस इट्स नाउन, नाउन में पुट कर सकते हो। कर्ली, कर्ली इज़ एडजेक्टिव, you can put in the adjective column. Poorly, poorly adverb. Family, family is noun. Fairly, fairly is adverb. Then duly, duly is adjective. आप adjective में इसको put कर सकते हो. So this is your exercise that you have to do. ये आपको 3 कॉलम्स बना के उसमें इनके कॉलम्स में इनको पुट करना है। की पॉइंट्स, ये की पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं, दैट विल हेल्प आउट यू इन सॉल्विंग द एक्सरसाइज। जो कॉम्प्रिहेंशन है उसको सॉल्व करने में हेल्प आउट आपको हो सकती है। तो रीड इट एंड मेक श्योर कि आप जो भी एक्सरसाइज है वो सारी ठीक से करो। कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज़ पोएम नो। In this lecture, you will learn how to read and make your vocabulary, and you can make your concepts clear. You will know and understand the concept of the theme, that what the poem is all about, and you will able to summarize in your own words. आप अपने own पे poem को खुद भी describe कर सकते हो, खुद भी summarize कर सकते हो जब आपको पता चल जाएगा कि इस poem में क्या है। Let's see what is in the poem. पोइम में क्या है, क्या पोइट ने पोइम को डिस्क्राइब किया है। Well, these are there are 2 images. First is of November and the second is of the the view that the November month mostly have. Usually नवंबर में बहुत ज़्यादा ठंड होती है, विंटर मौसम होता है, तो नवंबर में मौसम ऐसा ही होता है। Let's see कि जो पोइट हैं, द पोइट थॉमस हुड क्या डिस्क्राइब कर रहे हैं।
Well, in this poem, November, the poet Thomas Hood describes the bleakness of a November. इस पोइम में जो थॉमस हुड पोइट है वो डिस्क्राइब करना चाह रहे हैं कि नवंबर का जो मंथ है वो किस तरह का होता है. नॉर्मली नवंबर जो है वो बहुत ज़्यादा हेवी फॉग वाला होता है. इट्स अ वेरी फोगी मंथ. यू नो, द सन, द मून, द रोडवेज, द पार्क्स, इवन जो फेसेस हैं, द फेसेस ऑफ पीपल जो फिर रहे होते हैं, लोगों को बहुत ज़्यादा एक फीलिंग जो है वो डल हो जाती है. लोग बहुत ज़्यादा ठंड में इस तरह हो रहे होते हैं कि वो फीलिंग एक डिस्क्राइब कर रहा है कि नवंबर का मंथ इतना फोगी होता है, वो लोगों के लिए किस तरह का होता है. यहाँ तक कि कोई उसका रिज़ल्ट ये निकलता है इस मंथ में कि कोई मेल डिलीवरीज़ नहीं होती, कोई शिप्स जो हैं वो अराइविंग उनकी नहीं होती, कोई काम शाम नहीं हो रहा होता. फोग की वजह से आना जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हुआ होता है. लोग निकलना अवॉइड करते हैं बाहर कि बहुत ज़्यादा ठंड है, कुछ नज़र भी नहीं आता. ड्राइव करने में प्रॉब्लम, देर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स पीपल हैव टू फेस इन द फोगी वेदर. जब फोग होती है तो लोग बहुत कुछ फेस करते हैं. यहाँ तक कि न्यूज़ जो डिफरेंट कंट्रीज़ की आनी होती हैं फॉरेन कंट्री से, वो बहुत मुश्किल होता है रिसीव करना. लोगों के लिए वो भी सबसे मुश्किल काम होता है कि वो किस तरह से रिसीव करें, क्योंकि न्यूज़ कैरी करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है. विज़िटर्स इवन होते हैं, विज़िटर्स का जो विज़िट करने के लिए आते हैं वो लोग भी थोड़ा अवॉइड करते हैं, क्योंकि नवंबर के मंथ में मोस्टली क्या होता है कि ऑटम का मंथ, अभी ऑटम जो है वो सीज़न होके गुजरा हुआ होता है. बिकॉज द ऑटम हैज़ स्ट्रिप्ड द लीव्स फ्राम द ट्रीज़, किल्ड द फ्लावर्स एंड फ्रूट्स एंड बैनिश्ड बर्ड्स, बीज एंड बटरफ्लाइज. ऑटम बहुत ये सारी चीज़ें जो है वो करके जाता है. अपना जो सीज़न ऑटम का आता है वो अपने सीज़न में जो दरख्तों पे पत्ते लगे हुए होते हैं उनको भी गिरा जाता है, जो फ्लावर्स लगे होते हैं उनको भी किल कर देता है. इवन फ्रूट्स, बर्ड्स को भी, बीज और जो बटरफ्लाइज होती हैं वो सारे थोड़ा कट जाता है. ऑटम का जब सीज़न आता है आपने देखा होगा कि जगह जगह पत्ते गिरे होंगे, फ्लावर्स गिरे होंगे, फ्लावर्स मुरझाए हुए होंगे, कोई बहुत डल फीलिंग आती है. ऑटम इटसेल्फ इज़ अ वेरी लवली सीज़न. मुझे पर्सनली आई लाइक दैट सीज़न वेरी मच. बट थिंग इज़ कि वो बहुत ज़्यादा व्यू को ख़राब कर जाते हैं, तो लोग जो है विज़िट करने आते हैं वो थोड़ा सा अवॉइड करते हैं. लोगों के लिए कुछ भी नहीं. पोइट कहता है, पोइट डिस्क्राइब कर रहा है कि देयर इज़ नथिंग लेफ्ट टू चीयर दोज पीपल थ्रू द सिटी. कुछ भी लोगों को चेयर करने के लिए नहीं होता, लोगों को एक्साइटिंग करने के लिए नवंबर के मंथ में कुछ भी नहीं होता. सो दिस इज़ द स्टोरी दैट द पोइट इज़ डिस्क्राइबिंग कि नवंबर का मंथ जो है वो किस तरह का होता है लोगों के लिए. ये सारी स्टोरी है जो पोइट डिस्क्राइब करना चाह रहा है. Okay, move on to the chapter 2, that is Black Beauty. Let's see. In this lecture you will learn the difficult words. Of course difficult words तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा मिलेंगे लर्न करने के लिए, और जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है वो लर्न करने के लिए वो यही है कि आपको डिफ़िकल्ट वर्ड्स विद वोकैबुलरी विद स्पेलिंग्स आपको आनी चाहिए. द ऑथर्स पॉइंट ऑफ व्यू अबाउट द ह्यूमन्स बिहेवियर टूवर्ड्स एनिमल्स. एनिमल्स के लिए लोगों का बिहेवियर कैसा होता है, ऑथर का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो इस बारे में है. वो हम देखेंगे कि क्या ऑथर कहना चाह रहा है. पार्ट्स ऑफ स्पीच यूज़ करेंगे आप अपने सेंटेंसेस में. सो लेट्स सी व्हाट्स द स्टोरी इज़ ऑल अबाउट. समरी में क्या है. ओके, ब्लैक ब्यूटी. ब्लैक ब्यूटी क्या है. ब्लैक ब्यूटी इज़ अ हॉर्स नेम्ड ब्लैक ब्यूटी इज़ द मेन करेक्टर इन दिस चैप्टर. इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा जो मेन करेक्टर है वो ब्लैक ब्यूटी का है. ब्लैक ब्यूटी जो है एक हॉर्स का नाम है. In this chapter, the horse tells a story about his own life and experiences. अब इस चैप्टर में, इस स्टोरी में जो हॉर्स है वो अपनी एक स्टोरी बता रहा है, अपनी लाइफ की, अपने एक्सपीरियंस की, कि उसने क्या एक्सपीरियंस किया है. अब ये जो स्टोरी है एक फ्री यंग हॉर्स की है जो अपनी मदर के साथ रहता है. उसने, अब जो हॉर्स है वो अपनी फीलिंग्स डिस्क्राइब कर रहा है स्टोरी में कि वो अपनी मदर के साथ रहता है, और जब वो बहुत ज़्यादा, व्हेन ही इज़ ओल्ड इनफ, जब बहुत ज़्यादा उसकी एज हो जाती है, ही इज़ सोल्ड फ्रॉम फार्म टू फार्म एंड इज़ ओन्ड बाय डिफरेंट पीपल. वो बहुत लोगों के पास जाता है, बहुत डिफरेंट लोगों से मिलता है, क्योंकि जब उसकी एज बढ़ जाती है उसको लोग वो बेचा जाता है फार्म से फार्म, एक फार्म से दूसरे फार्म, दूसरे फार्म से तीसरे फार्म. इस ड्यूरिंग सारे प्रोसेस में, ड्यूरिंग ऑल दिस प्रोसेस, जो हॉर्स है वो बहुत ज़्यादा नए लोगों से मिलता है, बहुत डिफरेंट लोगों से मिलता है. अब वो ये बताना चाह रहा है कि उसने एडवेंचर्स तो बहुत किए हैं इस सब में, क्योंकि जाहिर सी बात है उसने एक्सप्लोर किया लोगों से मिला है, बहुत लोग उसके दोस्त भी बन गए, और बहुत लोग जो ऐसे थे जो उसको नहीं भी पसंद थे. कहने का मतलब उस हॉर्स ये बताना चाह रहा है, ही इज़ ट्राइंग टू डिस्क्राइब दैट थ्रू हिज एडवेंचर्स, जो हॉर्स है ब्लैक ब्यूटी है, ही मीट्स मैनी पीपल
There are many people he meets in through all his the traveling process. Some are kind and some are cruel. कुछ लोग बहुत अच्छे भी थे, कुछ लोग बिल्कुल अच्छे नहीं थे, और उसने बहुत ज़्यादा दोस्त बनाए, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ भी देखी, बहुत कुछ फेस भी किया, बहुत जगह ट्रैवल भी किया, और बहुत सारी चीज़ें उस हॉर्स ने जो थी अपने उसमें की। उसके बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स भी बने। कुछ फ्रेंड्स उसके ऐसे थे जिनके साथ वो बहुत ज़्यादा इन्जॉय करता था, उसने बहुत फ़न भी किया, उसके साथ अपने आप को बहुत ज़्यादा उसने चोटें भी पहुंचाई, इंजर भी हुआ, उसने बहुत मतलब 1-2 एक्सीडेंट भी उसने फ़ेस किए। इस तरह कर करके वो काफ़ी उसका जो इस तरह का पीरियड था वो चलता रहा। सो दिस इज़ द शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्टोरी। अब आगे हम देखते हैं आगे क्या है। These are some difficult words that you have to learn. First is colt. Colt is a young male horse. Colt is a young male horse. एक मेल horse है जो बहुत ज़्यादा young है, वो है इसका मतलब है colt. Next is pricked. Make a small hole. एक छोटा सा होल बनाना, उसको कहते हैं pricked. Stag. स्टैग कहते हैं एक मेल डियर को जो एडल्ट हो, उस मेल डियर को बोलते हैं स्टैग. वाइन. वाइन मीन्स टू मेक अ लॉन्ग हाई पिच्ड साउंड. एक बहुत ऊंची आवाज़ बनाना, बहुत ऊंची आवाज़ निकालना, उसे कहते हैं वाइन. स्नॉटेड. मेक अ सडन वॉइस. एकदम से अचानक से कोई आवाज़ निकालने को स्नॉटेड बोलते हैं. लीप्ड. टेक अ लॉन्ग स्टेप. लंबी लंबी छलांगे मारना, उसे लीप्ड कहते हैं, छलांग मारने को. एस्टॉनिश. सरप्राइज़ होना, किसी चीज़ को देख के बहुत ज़्यादा आप सरप्राइज़ होते हो, खुश होते हो, उसे कहते हैं एस्टॉनिश. गैलोपिंग. गैलोपिंग मीन्स फॉरवर्ड स्लाइड. फॉरवर्ड स्लाइड मूवमेंट, आप छोटी छोटी आराम आराम से चलते हो, मूवमेंट्स करते हो, उसे कहते हैं गैलोपिंग. मेडोज. मेडोज इज़ एक बहुत बड़ा एक एरिया जो ग्रासी होता है, जो ग्रास जहाँ पे होती है, घास का यू कैन से मैदान, एक बहुत बड़ी सा जगह को कहते हैं घास का मैदान. कैंटर्ड. कैंटर्ड इज़ मकार. हेज. कोई मुश्किल, कोई प्रॉब्लम फेस करना, कोई रुकावट आ जाना, वो होती है हेज. ब्रूक. ब्रूक इज़ स्मॉल रिवर, उसे ब्रूक कहते हैं. रश्ड. भागना, जल्दी करना, कहते हैं ना वाई पीपल आर रशिंग, रश को कहते हैं भागना, मतलब जल्दी करना हर चीज़ की. डैशिंग. डैशिंग इज़ तेज़, बहुत फास्ट, उसे कहते हैं डैशिंग. तो ये सारे डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं मीनिंग्स के साथ. ये सारे आप लोग को लर्न करने हैं. Coming towards the comprehension. Okay. Why was the hare wild with fright? Why was the hare wild with fright? अब वो हेयर जो था वो इतना ज़्यादा वाइल्ड क्यों था? वो इसलिए था क्योंकि जो फार्म से फार्म लोगों के पास वो जाता था, वहाँ पर बहुत ज़्यादा, अब जितना वो ट्रैवल करता था उसके पीछे लोग भी लग जाते थे, उसके पीछे एनिमल्स भी लग जाते थे. अब वो वाइल्ड विद फ्राइट जो ये बताई हुई है फ्रेज़, ये इसलिए था क्योंकि जो डॉग्स थे उसके पीछे चेस करते, उसका पीछा करते थे, जिसकी वजह से वो ऐसा हो गया. वाई डिड द हंट्समैन विप ऑफ द डॉग्स? अब एक हंटमैन था, उसने क्यों डॉग्स को विप ऑफ किया? वो इसलिए किया, अगर तो वो नहीं करते तो दे वुड हैव टॉर्न द हेयर इनटू पीसेस. वो उसको कुछ भी हॉर्स को नुकसान भी पहुंचा सकते थे, कुछ भी कर सकते थे, बिकॉज जब डॉग्स बहुत ज़्यादा वाइल्ड होते हैं तो वो कुछ भी नहीं देखते, इसीलिए. वाई वॉज द यंग हॉर्स द स्टोरी टेलर एस्टॉनिश्ड? अब यंग हॉर्स जिसकी बात हो रही है वो ब्लैक ब्यूटी है. ब्लैक ब्यूटी जो हॉर्स का नाम है ये वो है. वाई वॉज ही एस्टॉनिश्ड? द यंग हॉर्स वॉज एस्टॉनिश्ड बाय द साइट ऑफ दीज मैन ऑन फाइन हॉर्सेज विद बार्किंग डॉग्स चेजिंग एंड किलिंग अ हेयर. ठीक है, वो लोग इसलिए एस्टॉनिश, इसलिए हैरान होते हैं क्योंकि जो बार्किंग डॉग्स, जो डॉग्स उसके पीछे पड़े हुए होते हैं ना, जो बहुत ज़्यादा बार्क कर रहे होते हैं, वो लोग बहुत ज़्यादा वाइल्ड हुए होते हैं. वो इसीलिए इस चीज़ को एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं. हाउ डिड द हेयर मीट हर एंड? अब वो जो हेयर था वो कैसे जो था वो इस तरह मीट किया अपने एंड पे. The dogs stopped barking and began to run with their noses to the ground because they had lost sight of the hare and were trying to find its scent again. अब वो इस तरह था कि वो जो हेयर था वो भागते भागते कहीं गुम हो गया, कहीं चला गया. अब वो जो डॉग्स हैं उन्होंने बार्क करना छोड़ दिया, और क्योंकि वो उसको
देखना वो नज़र ही नहीं आ रहा था कि वो इधर उधर कहीं चला गया था, तो इसीलिए उन्होंने वॉक करना भी छोड़ दिया। नेक्स्ट इज़ वर्किंग विद वर्ड्स। यूज़ दीज एक्सप्रेशंस फ्रॉम द पैसेज इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन। अब ये कुछ सेंटेंसेस आपको दिए हुए हैं, स्टेटमेंट्स आपको दी हुई हैं जिनको आपने अपने वर्ड्स में, अपने सेंटेंसेस में एक्सप्लेन करना है। फर्स्ट इज़ मेकिंग स्ट्रेट फॉर। स्ट्रेट फॉर। अब इसका आपने क्या सेंटेंसेस का बन सकता है? इसका सेंटेंस अगर बनाना चाहें तो क्या इसका सेंटेंस बन पाएगा? मेरे हिसाब से जो सेंटेंस इसका बन पाएगा वो ये है कि मेकिंग स्ट्रेट फॉर द डॉग्स आर बार्किंग टू मेकिंग स्ट्रेट द वे फॉर हेयर। ठीक है, इस तरह का सेंटेंस आप बना सकते हैं। टर्न्ड शार्प राउंड। द डॉग्स वर सो वाइल्ड दैट दे वर फाइंडिंग टू टर्न द शार्प राउंड टू कीप द साइट ऑन द हेयर। इस तरह भी कर सकते हैं। वर अपॉन हर नेवर येट कुड मेक आउट। अब ये जो दो हैं ये आप लोग इसके सेंटेंसेस खुद से बनाएंगे। दो मैंने आपको एग्जांपल्स बता दिए कि इनको इस तरीके से एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट इज लर्निंग अबाउट लैंग्वेज। रीड द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, दे आर ऑल टेकन फ्रॉम द स्टोरी। अब ये स्टोरी में से ही एक्सप्रेशंस लिए हुए हैं जिनको आपने रीड आउट करना है और इनको समझने की कोशिश करनी है चैप्टर में से। चैप्टर रीड आउट करके या आपने एक्सप्रेशंस को रीड आउट करना है। दिस इज़ काइंड ऑफ योर रीडिंग। ठीक है, रीडिंग के लिए आपके लिए ये 3 स्टेटमेंट्स दिए हैं कि इनको आपने रीड आउट करना है। ये की पॉइंट्स हैं। की पॉइंट्स दे विल हेल्प यू आउट फाइंडिंग द आंसर्स। आप उनको क्लियरली फाइंड आउट कर सकते हो आंसर्स भी। ये सारे आपको की पॉइंट्स ये मैं यहाँ से देख के आप लोग अपने आंसर्स मैच भी कर सकते हो जो मैंने बताया उनसे, और ख़ुद से भी आप लोग लिख सकते हो। इट विल हेल्प यू आउट इन फाइंडिंग द कॉम्प्रीहेंशन एंड योर एक्सरसाइज एज वेल। नेक्स्ट इज पोएम मून विंड। In this lecture you will learn new vocabulary words obviously and you will also able to know that how to pronounce them. Sometimes ऐसा होता है कि words तो सामने होते हैं, difficult होते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि उनको pronounce कैसे करना है। तो इस वीडियो के थ्रू और ये जो मैं वॉइस ओवर आपको पूरा एक्सप्लेन वर्ड टू वर्ड करवा रही हूँ, इसके थ्रू आप लोग को ये भी पता चल जाएगा कि वर्ड्स को कैसे प्रोनाउंस करते हैं। आफ्टर दैट द थीम ऑफ द पोएम, ऑब्वियसली थीम पता चलेगा कि पोएम का थीम बेसिकली है क्या, और दूसरा जो है ये कि समराइज़ द मून विंड इन योर ओन वर्ड्स। समराइज़ करना आप लोग को आ जाएगा कि किस तरह पोएम को समराइज़ किया हुआ है। ओके, लेट्स सी इस पोएम में क्या है। दिस इज़ द पोएम रिटन बाय द पोइट टेड ह्यूज। टेड ह्यूज ने ये पोएम जो है ये लिखी है, और इस पोएम में जो वो एक्सप्लेन करना चाह रहा है वो ये है कि वो बताना चाह रहा है कि जो लाइफ हम लोग आज जी रहे हैं अर्थ पे, जो एक लाइफ हम लोग कर रहे हैं, स्पेंड कर रहे हैं, और ये सारी जो पोएम उसने डिस्क्राइब की है ये उसकी इमेजिनेशन है। ठीक है, ये उसकी एक फैंटेसी वर्ल्ड है जो उसने पूरा अपना इस पोएम में एक्सप्लेन किया है। यू नो, मून विंड जो है वो एक ऐसी पोएम है जो टेड ह्यूज ने लिखी है दैट इज़ फुल ऑफ फैंटेसी एंड इमेजनरी। He imagines, the poet imagines that if there were Earth-like life on moon, अगर तो अर्थ जैसी लाइफ मून पे होती तो क्या सब कुछ होता। एवरीथिंग वुड बी ब्लोन बाय द स्ट्रॉन्ग विंड ब्लोइंग देयर। जैसे मून पर अगर हम लोग रहते तो हम लोग को कितनी स्ट्रॉन्ग विंड एक मिलती जो हर तरफ ब्लो कर रही हो। और पोइट ऐसे इमेजिन कर रहा है एक बर्निंग कैंडल लेके कि बर्निंग कैंडल हो मून पे, और हम लोगों ने वहाँ पे एक बहुत बड़ा एक टेंट लगाया हो, उस पर हर चीज़ ब्लो कर रही हो, हर चीज़ इतनी ह्यूज हो, हमें हर चीज़ बहुत सामने रियल नज़र आए। यू नो, हर चीज़ फ्लाई करती हुई नज़र आ रही हो, जितने बर्ड्स और ये सब हैं वो लाइव देखे जाएं। वो इस तरह की एक फैंटेसी वर्ल्ड में जो है अपनी इमेजिनेशन लेके गया है, और वो इमेजिनेशन इधर एक्सप्लेन कर रहा है। यहाँ तक कि ही ऑल्सो इमेजिन दैट इफ़ वन वुड बी ऑन मून, जो मून विंड है पूरी, वहाँ पे हम लोग को पूरा नज़र आए कि रिवर्स किस तरह कर रहे हैं, पानी किस तरह तैर रहा है, मतलब लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ऊपर बैठ के सब कुछ देख रहे हों, और किस तरह लोग इस चीज़ को लेके चलें कि
कि मून विंड इतनी स्ट्रॉन्ग कि वो कुछ भी रिप अपार्ट कर सकती है, रूट्स में से कुछ भी ले सकती है, उजाड़ सकती है, खींच सकती है, कुछ भी स्क्रू कर सकती है. दैट इज़ ऑल हिज इमेजिनेशन दैट इफ़ द लाइफ वर बी ऑन मून. जैसे यहाँ पे हम लाइफ जी रहे हैं, वही लाइफ अगर सेम मून पे हो तो वो लाइफ किस तरह की हो. पोइट ये डिस्क्राइब करना चाह रहा है इस पोइम में. सो दिस इज़ द पोइम दैट पोइट इज़ ट्राइंग टू डिस्क्राइब कि अगर लाइफ हमारी अर्थ पे जैसा कि अभी हम लाइफ स्पेंड कर रहे हैं, इसी तरह की लाइफ अगर मून पे हो तो वो कैसी हो. Coming towards the chapter 3, that is the story of an invitation. In this chapter you will learn the reading skills to pronounce difficult words. You will able to learn the skills of difficult words, how to read them, and you could recognize the author's point of view, what the author is trying to tell in the poem, in the story, and you will be able to use parts of speech and make your sentences by yourselves. Let's move on to the summary. The story of an invitation by Montgomery is the story about two girls. अब ये स्टोरी एक बताई गई हुई है दो लड़कियों की. जो दो लड़कियां हैं वो कोई उनका ऐसा कोई रिलेशन नहीं है, वो सिर्फ एक रूममेट होती हैं. ठीक है, बर्था एंड ग्रेस, दे वर बोथ रूममेट्स. इन लोग का कोई अभी ऐसा रिलेशन नहीं होता. ये लोग सेम अकेडमी जाते हैं, फिर सेम स्कूल में एडमिशन लेते हैं और क्लासमेट्स भी होते हैं. लेकिन इन दोनों की जो नेचर होती है वो टोटली डिफरेंट होती है. स्टार्टिंग इसी तरह ही होती है कि दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा एक साथ टाइम स्पेंड करती हैं, सब कुछ करेंगी. लेकिन इन लोगों की जो भी रिलेशन होता है कुछ इस तरह का होता है कि दोनों बहुत रिजर्व होती हैं. बर्था जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलर, बहुत टैलेंटेड और बहुत शार्प एक्टिव लड़की बताई हुई है कि वो हर चीज़ में बहुत आगे होती है. टीचर्स की सबसे फेवरेट स्टूडेंट होती है इस क्लास में. टीचर्स का हर काम करेगी, कोई भी क्वेश्चन होगा बर्था इज़ ऑलवेज़ एक्टिव टू आंसर, ऑलवेज़ हर चीज़ का रिस्पॉन्स करना, हर चीज़ में शार्पली एक्ट करना. बर्था वॉज दैट टाइप ऑफ गर्ल. और जो ग्रेस है, ग्रेस बिल्कुल ऑपोजिट, बड़ी शाय गर्ल, चुप लड़की, उसकी कोई फैमिली नहीं और मतलब कोई उसका ऐसा कोई रिलेशन नहीं, ना फ्रेंड्स ना फैमिली. और जिसके बर्था के एक कार एक्सीडेंट में उसके जो पेरेंट्स थे वो मर गए थे, उनकी डेथ हो गई थी. और कुछ इस तरह का ऐसा नहीं था जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को अपने अंदर ही ले गई, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा वो शाय बच्ची बन गई और कोई इस तरह से उसका रिलेशन नहीं था. फिर आहिस्ता आहिस्ता करके, क्योंकि वो रूममेट्स थे, सेम क्लास होती थी, सेम एकेडमी जाते थे, सेम स्कूल होता था, एग्ज़ाम्स में साथ पढ़ना, साथ सब कुछ, तो वो आहिस्ता आहिस्ता करके जब बर्था को ये चीज़ पता चली कि इस तरह ग्रेस के पेरेंट्स भी नहीं हैं, कोई उसकी फैमिली नहीं है, तो बर्था ने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा सीरियसली लिया और वो उसके साथ इंगेज करने लग गई, उसके साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लग गई, उससे बातें करने लग गई, उसकी हर चीज़, उसकी हर एक्साइटमेंट में उसके साथ देने लगी. इवन दो वो उसकी बर्थडेज़ प्लान करने लग गई, जब उसकी बर्थडे आती थी, मतलब वो इस तरह से उसके साथ अटैच हो गई, एज अ सिस्टर उसके साथ बिहेव करने लग गई कि बहुत जल्दी उसने उसके साथ अपने आप को, अपना जो रिलेशन था स्ट्रॉन्ग कर लिया और बहुत जल्दी उसके साथ इंगेज होने लग गई. जिसकी वजह से इन दोनों का रिलेशन इस तरह का हो गया कि ये दोनों बहुत ज़्यादा क्लोज़ फ्रेंड्स बन गए. ये लोग इतने क्लोज़ फ्रेंड्स बन गए कि हर एक चीज़ शेयर करते थे, अटेंशन लेते थे, एक दूसरे के घर भी जाते थे और बड़ी कॉन्फिडेंशियल बातें भी होती थी, बहुत चीज़ें भी ये लोग करते थे, इन्विटेशंस होते थे एक दूसरे के घर के और बहुत ज़्यादा प्लान्स एंड ऑल दैट स्टफ़. बहुत ज़्यादा इन लोगों का रिलेशन स्ट्रॉन्ग हो गया. सो दिस इज़ द शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्टोरी. लेट्स सी आगे क्या है. These are some words that you have to learn. ये डिफ़िकल्ट वर्ड्स आप लोगों को जो है मीनिंग्स के साथ लर्न करने हैं. फर्स्ट इज़ ट्वाइलाइट. ट्वाइलाइट मीन्स हाफ लाइट, जो आधी रोशनी होती है, सेमी डार्कनेस के लोग, वो होती है ट्वाइलाइट. कमेंसमेंट, द बिगनिंग ऑफ समथिंग, किसी चीज़ की स्टार्ट करने को कमेंसमेंट कहते हैं. बैंकरप्ट मीन्स अनेबल टू पे डेब्ट्स. अब वो डेब्ट्स जो होते हैं, जो मतलब किराया होता है किसी के घर का. कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं और कोई कुछ इस तरह का होता है, लेकिन लॉ की तरफ से उन्हें रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, तो वो जो डेब्ट्स हैं वो पे नहीं कर पाते. नेक्स्ट इज़ इनडाइजेस्टिबल, कोई बात ऐसी जो आप लोग समझना ना चाह रहे हो, जो आपको समझ में ना आए, डाइजेस्ट नहीं हो रही, आप लोग को बात हज़म नहीं हो रही.
फोर्सिबली मीन्स यूजिंग फोर्स और वायलेंस, किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोर्स यूज़ करना कि नहीं ये काम मैं कर सकती हूँ, मैं करूँगी, ये मतलब है फोर्सिबली का। रेसल्ट मीन स्ट्रगल विद द डिफ़िकल्टी और प्रॉब्लम, किसी डिफ़िकल्टी को फेस करना, उसके लिए स्ट्रगल करना, कोई भी प्रॉब्लम हो उसको बड़ी कॉन्फिडेंस से फेस करना, दैट इज़ रेसल्ट। नेक्स्ट इज कॉम्प्रीहेंशन। दीज आर सम क्वेश्चंस जो आपकी बुक में से ही क्वेश्चंस हैं और इनके आंसर्स जो हैं वो देने हैं। तो लेट्स सी इन लोग के आंसर्स क्या हैं और क्या क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट मेड ग्रेस विस्टफुल। ऐसी क्या चीज़ थी जो ग्रेस को विस्टफुल करने पे मजबूर कर दिया। वो इसलिए थी, जैसे मैंने बताया, कि ग्रेस की कोई फैमिली नहीं थी। ग्रेस हैज़ नो फैमिली। जो अब जैसे ग्रेस वॉज मेड विस्टफुल बाय द फैक्ट दैट बर्था हैज़ हर आंट, बर्था की एक आंट थी जो बहुत ज़्यादा प्यार करती थी उससे और वो बहुत हु लव्ड हर एंड प्लान्ड फॉर हर। लेकिन ग्रेस की कोई ऐसी फैमिली नहीं थी जो उसके लिए ये सब कुछ करें, इसीलिए ग्रेस थोड़ी शाय और बहुत ज़्यादा चुप बच्ची बन गई। ग्रेस की कोई फैमिली नहीं थी जो उसकी खुशी कोई करे। बर्था के लिए उसकी आंट होती थी, उसकी आंटी होती थी जो उसके लिए हर चीज़ प्लान करती थी बहुत खुशी से। इन वट रिस्पेक्ट्स वर द टू गर्ल्स डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। जैसे अभी मैंने बताया कि वो दोनों लड़कियां एक दूसरे से डिफरेंट क्यों थी। अभी मैंने एक्सप्लेन की ये चीज़ कि बर्था जो थी बहुत ज़्यादा शार्प बच्ची थी, बहुत एक्टिव थी और हर कोई उससे प्यार करता था, बड़ी ब्राइट स्टूडेंट थी। लेकिन ग्रेस जो थी वो उस तरह से नहीं थी, वो थोड़ी शाय थी, चुप थी, इतनी फैमिली नहीं, कोई फ्रेंड्स नहीं, इसीलिए ये दोनों गर्ल्स डिफरेंट थी। वट वॉज द अफेयर दैट हैड टू बी मैनेज केयरफुली। क्या ऐसी चीज़ थी जो उन दोनों को बहुत ज़्यादा क्लियरली करनी पड़ती थी। ऐसी कौन सी चीज़ थी जो उन लोगों को क्लियरली एक दूसरे के साथ मैचअप करके सारा कुछ मैनेज करना पड़ता था। वो इसलिए क्योंकि बर्था जो थी ग्रेस का बहुत ज़्यादा एहसास करती थी और उसको बहुत लुक आफ्टर करती थी कि उसको किसी चीज़ की कोई कमी फील ना हो, कोई उसको ऐसा ना लगे कि उसकी कोई फैमिली नहीं है। वो अपनी आंट जो उसकी आंटी होती थी उनसे मिलवाती थी और उनके साथ प्लान करके उसके लिए सेलिब्रेशन करती थी। हाउ डिड ग्रेस सेलिब्रेटेड द गुड न्यूज़ शी हैड रिसीव्ड। ग्रेस ने जो गुड न्यूज़ रिसीव की उसने कैसे उस चीज़ को सेलिब्रेट किया। उसने ऐसे सेलिब्रेट किया कि उसने बर्था की आंट के साथ प्लान किया, सारा प्लान करके, और फिर बर्था को उसने वो गुड न्यूज़ जो थी वो शेयर की एक सेलिब्रेशन के तौर पे कि वो भी खुश हो और मैं भी खुश हूँ। और लेकिन उसने प्लानिंग जो थी वो उसकी आंट के साथ की थी। डिड बर्था थिंक इट वॉज़ अ गुड आइडिया फॉर ग्रेस टू वर्क एट क्लार्कमैन्स ऑल समर। क्या बर्था को लगता था कि ये गुड आइडिया है? बर्था को बिल्कुल नहीं लगता था। बर्था डिड नॉट थिंक इट वॉज़ अ गुड आइडिया फॉर ग्रेस टू वर्क एट क्लार्कमैन्स ऑल समर। शी थॉट ग्रेस नीडेड अ रेस्ट। उसको लगा कि ग्रेस को रेस्ट चाहिए। उसके लिए बिल्कुल ये गुड आइडिया नहीं था कि बर्था जो है वो इतनी गर्मी में काम करे। वो यहाँ तक के बर्था का ख्याल रखती थी कि वो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि वो इतनी गर्मी में हार्ड वर्क करे, इंस्टेड कि वो रेस्ट करे। सो दीज आर सम क्वेश्चंस अलॉन्ग विद द आंसर दैट हैव आई एक्सप्लेन्ड। तो ये सारे अब आपको लर्न करने हैं। मेक श्योर कि आपने जो मैंने आंसर्स बताए उनको मैचअप कर लो इन ये जो आगे अब नेक्स्ट जो चैप्टर के लास्ट में की पॉइंट्स ये मैं इनके साथ मैचअप करके, और मेक श्योर कि यू विल लर्न एज वेल। नेक्स्ट इज़ वर्किंग विद वर्ड्स। यूज़ द फॉलोइंग वर्ड्स एंड फ्रेजेस इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन। मॉर्निंग, कॉर्डियल, विस्टफुली, डार्टेड, इंटेंट टू। अब ये कुछ वर्ड्स हैं जिनको आप लोगों ने अपने सेंटेंसेस में एक्सप्लेन करना है। ये वर्ड्स जो दिए हुए हैं इनके आप जो टेक्स्ट बुक है आपकी चैप्टर उसमें से भी फाइंड आउट कर सकते हो, या तो अगर टेक्स्ट बुक में से फाइंड आउट नहीं करना तो आप लोग अपने ऑन पे भी ये सारे वर्ड्स के सेंटेंसेस नोट डाउन कर सकते हो। तो ये कोई इसमें इतना मुश्किल चीज़ नहीं है। इन सब वर्ड्स के आप लोग इजीली सेंटेंसेस फाइंड आउट करके आफ्टर रीडिंग ऑल दिस चैप्टर यू आर फाइनली एबल टू मेक सेंटेंसेस ऑफ योर ओन वर्ड्स। आप लोग अपने ओन पे जो है ये सेंटेंसेस बना सकते हो। नेक्स्ट इज़ लर्निंग अबाउट लैंग्वेज। In the following sentences, some verbs have been shown italicized. Write out each word and state its tense, past, present और future, simple, perfect और continuous। अब आपको क्या करना है, 3 कॉलम्स बनाने हैं
नो 5 कॉलम्स बनाने हैं, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, सिंपल परफेक्ट और कॉन्टीन्यूस. नो इट्स ओके इफ़ यू डोंट मेक कॉलम्स, इट्स ओके. दीज आर दी स्टेटमेंट्स. अब ये जो स्टेटमेंट्स दी हुई हैं इसमें कुछ वर्ड्स हैं वो इटैलिसाइज किए हुए हैं, जो बोल्ड हैं और इटैलिसाइज हैं. इटैलिसाइज मीन जो थोड़े से कर्व्ड हैं, थोड़े टिल्ट हुए हैं, वो वर्ड्स इटैलिसाइज जो हैं उनका आप लोगों ने बताना है कि कौन सा टेंस है. फर्स्ट इज़ सो देयर इज़ जस्ट रूम फॉर वन मोर. अब जैसे दिया हुआ है इज़ को इटैलिसाइज किया हुआ है, अब बताना है कि इज़ कौन सा टेंस है. इज़ आई गेस इट्स अ सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो वो आपने उसके आगे लिख देना है सिंपल प्रेजेंट टेंस. आई विल डू इट, आई विल डू इट. विल, आई विल जो है इसमें विल किया हुआ है. विल क्या है? सिंपल फ्यूचर. सिंपल फ्यूचर आप लिख दोगे. शी हैज़ ग्रॉन प्लम्प एंड रोजी. हैज़ ग्रॉन है, हैज़ ग्रॉन इज़ द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है वो उसके आगे नोट डाउन कर दोगे. ऐसे जो है वो ये एक्सरसाइज आपको सॉल्व करनी है. आगे की पॉइंट्स दिए हुए हैं जो कॉम्प्रिहेंशन अभी मैंने बताई आंसर्स मैच करने के लिए. दीज आर दी की पॉइंट्स जिनके साथ आपको अपने आंसर्स मैच आउट करने हैं. वो मैच आउट करके आप लोग मेक श्योर कर सकते हो कि वो सही है या नहीं. एंड मेक श्योर लर्न ऑल योर चैप्टर्स, जितने अभी आप लोग को मैंने एक्सप्लेन किए कि आप लोग का बुक वर्क है. कंप्लीट योर बुक वर्क ऑफ ऑल दीज चैप्टर्स और मैच योर आंसर्स विद द वंस गिवन बिलो. जो की पॉइंट्स आप लोग को बताए हुए हैं उन आंसर्स के साथ आपने अपने आंसर्स जो हैं वो मैच करने हैं. सो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड ऑल दीज चैप्टर्स जो मैंने अभी एक्सप्लेन किए, और मेक श्योर कि यू लर्न इट ट्वाइसली. थैंक यू फॉर वॉचिंग.